मीनू, अब आ भी जा, बारात निकलने को है। हाँ मम्मी जी, बस आ गई। वो कमरों में ताले लगा रही थी। आजकल चोरी का भी डर बहुत होता है मम्मी जी। मेरी बहू बहुत समझदार है। रिंकू और सिमरन के आने के बाद मैं पूरी तरह से जिम्मेदारियों से फ्री होकर आराम करूंगी बस। रिंकू और सिमरन की शादी एक साथ होती है और दोनों बहू बनकर पूनम के घर आ जाती है। घर आते ही रिंकू अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। रिंकू अपनी देवरानी सिमरन से कहती है, पता है सिमरन, मैंने मीनू भाभी को ये कहते हुए सुना कि सिमरन अपने घर से कुछ लेकर ही नहीं आई। एक भी कपड़े तुम्हारे मायके वालों ने अच्छे नहीं दिए हैं। मुझे तो ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। क्या ऐसा कहा बड़ी भाभी ने? उनकी इतनी हिम्मत मेरे मायके वालों के बारे में कहेगी? मैं मुंह नोच लूंगी उनका। सिमरन कमर कसकर लड़ने के लिए मीनू के पास चली जाती है और रिंकू दोनों की लड़ाई के मजे लेती है। भाभी, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा और आप मेरे मायके वालों के लिए इतना बुरा भला कह रही हो। ये जितना आपका घर है ना, उतना मेरा भी घर है। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या लाई और क्या नहीं। अरे लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये सब तुम क्या बोली जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपको कहाँ से कुछ समझ में आएगा? मीनू रोने लगती है और दूर खड़ी रिंकू मजे में चुस्की लेती रहती है। दिन बीतने लगते हैं। रोज किसी न किसी तरह से रिंकू घर में लड़ाई लगवाती रहती। एक दिन रिंकू पूनम के पैर दबाते हुए कहती है, मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलवाए, आप ना हमें सास नहीं माँ का प्यार देती हैं। मुझे तो आप मेरी माँ की तरह ही लगती हो। हाँ, तुम तीनों मेरे घर की रौनक हो। लेकिन पता नहीं मम्मी जी, सिमरन आपके बारे में अपनी माँ से कुछ कह रही थी कि आप हम लोगों से बहुत काम करवाती रहती है और उसे तो दहेज के लिए भी सुनाती रहती है और सबसे उसकी बुराइयाँ करती हैं। क्या? आए हुए उसे 2 दिन नहीं हुए और वो मेरी बुराई इधर उधर कर रही है? रुक, अभी उसे बताती हूँ। पूनम रिंकू के हाथ को झटक कर उठती है और तमतमाते हुए सिमरन से कहती है, क्या बहू, आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया तुमने? ऐसा कौन सा काम करती हो तुम अलग से जो अपनी माँ से हमारी बुराइयां कर रही हो? मम्मी जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है किसी से। अब तक तो मैंने दहेज नहीं मांगा था, लेकिन अब तुम्हें बताती हूँ कि दहेज मांगना कैसे होता है। मम्मी जी, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं है। आप बिना मतलब के मुझ पर आरोप लगा रही हो, दहेज मांगने की धमकी दे रही हो। मांग कर दिखाइए, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पूरे घर को जेल की हवा ना खिलाई ना तो कहना मुझे सासू जी। दोनों में बहुत देर तक बहसा बहसी चलती रहती है और रिंकू मजे लेती रहती है। अरे आप दोनों शांत हो जाओ। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम कीजिए, छोड़िए ये सब। अगले दिन मीनू मनोज के लिए चाय बनाती है और रिंकू देख लेती है और मन ही मन कहती है, इस घर में सबकी लाडली बनी रहना चाहती है ना मीनू। अब देखो ये रिंकू क्या करती है। मीनू चाय के साथ बिस्किट निकालने के लिए जैसे ही मुड़ती है तब रिंकू चाय में नमक मिला देती है। मीनू वही चाय ले जाकर मनोज को देती है। चाय का एक घूंट पीते ही मनोज चाय जमीन पर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, चाय नहीं देनी थी तो कह देती, ढंग का एक खाना नहीं बना सकती। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? डरते हुए मीनू कहती है, क्या हुआ पापा जी, मैंने तो बहुत अच्छे से चाय बनाई है। तभी तो चाय में 4 किलो नमक डाल दिया तुमने। मनोज घर से चला जाता है और मीनू रोने लगती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। ये देखकर रिंकू मुस्कुरा देती है। बहुत लड़ाइयाँ देख ली, अब घुमा फिरा जाए। मम्मी से मिले बहुत दिन भी हो गए हैं। रिंकू अपने मायके चली जाती है। रिंकू के मायके जाते ही उसके ससुराल में पहले की तरह शांति हो जाती है। सब कुछ सही से चलने लगता है। बहुत दिनों के बाद घर में शांति लग रही है। बस इसी तरह से मेरा घर बना रहे। सब कुछ सही चलता है और महीने भर बाद रिंकू वापस अपने ससुराल आ जाती है और वापस आग लगाना शुरू कर देती है। आने के साथ वो मनोज और पूनम में लड़ाई लगवा देती है। जब देखो पेपर ही पढ़ते रहते हो और कोई काम नहीं है आपको।
इतनी देर से कुछ बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? अरे भाई, मुझे तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई। मैं तो अभी छत से उतर रहा हूँ। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। बुढ़ापे में सठिया गई हो तुम। दूर खड़ी रिंकू वही अपनी आदत से मजबूर हंस रही थी। बहुत दिनों के बाद लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी है, मज़ा ही आ गया। अरे मुझे क्या पता था, मुझे तो रिंकू ने कहा था कि तुम कमरे में पेपर पढ़ रहे हो। ये सुनकर रिंकू बीच में ही बात को काट देती है। मम्मी जी, पापा जी, ये सब छोड़िए ना, क्या आप लोग भी बच्चे बने बैठे हैं? मम्मी जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। रिंकू अपने फंसने के डर से बात घुमा देती है। दिन बीतने लगते हैं और वापस रोज घर में लड़ाई होने लगती है। फिर एक दिन मीनू सोचती है, पहले जब मैं और मम्मी जी थे तब तो लड़ाई नहीं होती थी, फिर जब मैं, मम्मी जी और सिमरन थे तब भी लड़ाई नहीं होती थी। कहीं ये रिंकू ही तो आग नहीं लगा रही। उस दिन भी रिंकू ने ही मम्मी जी से पेपर वाली बात कही थी। मीनू अब रिंकू पर नज़र गड़ाए रखती है, उसकी एक एक हरकतें नोटिस करती रहती है। एक रोज़ रिंकू जब अपनी माँ वसुंधरा से बात कर रही थी तब मीनू सब सुन लेती है। बेटा, इसी तरह घर में लड़ाइयाँ करवाती रहे, एक दिन घर में फूट पड़ ही जाएगी और सब अलग हो जाएंगे। फिर तू अपने सास ससुर की लाडली बहू बनकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। हाँ मम्मी जी, वैसे भी मेरी सास मुझे बहुत मानती है। मेरा शक सही था, ये सब रिंकू और उसकी माँ कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। अगले दिन जब नाश्ते के टेबल पर सिमरन और पूनम की लड़ाई होने लगती है तब मीनू रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। पूनम रिंकू को तमाचा लगाती है। मेरे अच्छे खासे घर को तुमने बर्बाद कर दिया। अब तुम अपनी माँ के घर में ही रहना और वहीं आग लगाना। अपनी ही बेटी का घर तोड़ते हुए तुम्हारी माँ को शर्म नहीं आई? निकल जाओ मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, माफ़ी देकर हम एक और गलती नहीं करेंगे। सिमरन और मीनू रिंकू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और बहू नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। बहू, मैं जरा मिश्रा जी के यहाँ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज सुन उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं लड्डू आराम से खा पाऊंगी। वो लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वो लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। नम्रता, अरे ओ नम्रता। नम्रता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बताती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू,
यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं। पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से बातों की आवाज़ को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाकिया लहजे में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही थी ना रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद सुधा जी काजू और बादाम का डिब्बा खरीद कर लाती हैं। ये ले बहू, इसे संभाल कर रखते। सुधा जी ये कहकर वहां से चली जाती है। नम्रता काजू बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भरकर खूब काजू बादाम खाती है। काजू बादाम तो एक ही हफ्ते में हो गए खत्म। अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम ला कर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में काजू बादाम तो ना के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता के रोने की आवाज सुन सुधा जी और घर के सभी सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या? 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नम्रता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर सब चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिनों बाद अनाया की दोस्त रिया का फोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। हाँ, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तो तैयार है ना? अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 देते हुए कहता है, ये लीजिए माँ, पूरे 10,000 है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चोरी कर लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना ना, दोस्त को वापस देने हैं, वो लेने आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुन घर के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कल यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, अब वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। अब ये पैसे भी चले गए, तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है
ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब नम्रता पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये मेरे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है, नम्रता दी, अब तो इसकी भी चोरी की हद हो गई। अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर की तलाशी लेती है, एक ही कमरे की तलाशी, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। माफ कर दीजिए। सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अनाया रोने लगती है और नम्रता से भी माफी मांगती है। कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधा जी नम्रता से माफी मांगती है। हाँ, नम्रता सबको माफ कर देती है।